नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में और मैं हूं नीलम पांडे। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम को। राजनीति से जुड़े कई सवाल हमारे पास आए हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि इस एपिसोड में उन सब का जवाब दिया जा सके। तो पहला प्रश्न मैं रूफ 007 हमारे व्यूअर हैं उनसे करना चाहूंगी और राहुल गांधी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो इतनी मेहनत से चुनाव आयोग और एसआईआर के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, लेकिन अगर इस मुद्दे को जरा भी ट्रैक्शन मिलने लगा तो बीजेपी एक चुनाव आयोग सुधार विधेयक लेकर आ जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। और राहुल की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, जैसे उन्होंने किसान कानून और जातीय जनगणना वाले मुद्दों के साथ किया। राहुल और कांग्रेस कोई लॉन्ग टर्म मुद्दा क्यों नहीं उठाते जो जनता से जुड़ता हो और जिसका बीजेपी के पास कोई सीधा जवाब ना हो? देखिए, ये कई बार हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि एक सब्सटैंटिव इशू जो होते हैं, जो लोगों को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, इनको अपोजिशन को उठाने की ज़रूरत है। जो समहाउ ये स्लोगेनियरिंग और एक इस तरह का एक स्लोगन लेके निकल जाते हैं और उसी पे एक पूरी तरह लग जाते हैं कि उस पर एक मूवमेंट खड़ा कर देंगे। हमेशा वो होता नहीं है। अभी भी कांग्रेस का कैलकुलेशन मेरे ख्याल से जो है कि जनरली क्या होता है कि एसआईआर में जो हुआ कि अब लोगों को पहले एनुमरेशन फॉर्म भरे, फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े। डॉक्यूमेंट लाने के लिए भी सबके पास पड़ा हुआ तो नहीं होता, इधर उधर से लाना पड़ता है। तो उससे थोड़ा सा लोगों में एक असहजता तो है कि क्या हो रहा है, मतलब उनको पहले करना नहीं पड़ा था इस तरह की चीज़ें, मतलब इतने डॉक्यूमेंट दिए, इसमें से कोई भी लाओ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा अंत में कि जब बूथ पे जाएंगे उनका नाम है कि नहीं। अभी तक जो इलेक्शन कमीशन से जो डेटा हम लोग को दिया जा रहा है कि बहुत कम जो हटाए भी गए वोटर्स डिफरेंट रीजन्स उनके होंगे, उसमें से क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस भी उतने नहीं हैं, बहुत बहुत थोड़ा सा है। और जिनको डॉक्यूमेंट चाहिए जो सबमिट करना था, उसमें से कल तक का जो रिपोर्ट है केवल 3 लाख लोग थे जिनका डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है, उनको जो इसी देख रही है। तो अगर इतने लोगों का आप करें और इतना कम ऑब्जेक्शंस हो, मोस्टली आज 99% से ज़्यादा लोग अगर डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हों, तो बहुत ज़्यादा फिर ग्राउंड पे आपको उसकी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। तो अभी कांग्रेस को लग रहा होगा, बिकॉज ये एक्सरसाइज अभी जारी है, चल रही है, कि इस पे लोगों में एक गुस्सा होगा, आक्रोश होगा। लेकिन ये सारा चुनाव आते आते तक कि फिर बैठ सकता है, बिकॉज फाइनली क्या होगा, लोगों को लगेगा कि उनका नहीं कटा है वोट, हैं वो इलेक्टोरल रोल पे। तो फिर ये स्लोगन्स फिर मायने नहीं रखेंगे। कांग्रेस को जो करना चाहिए एक्चुअली, देखिए एसआईआर का क्या है कि अच्छा, बिहार में एटलीस्ट एक्सरसाइज का फायदा अपोजिशन को भी हुआ एक तरह से, कि उनको सबको फोर्स कर दिया एक्सरसाइज ने कि आप बूथ लेवल एजेंट्स, मतलब बूथ लेवल पे काम करो आप। और ये जो देख रहे हैं कि बहुत कम निकल रहा है, इसका ये भी कारण है कि अपोजिशन पार्टीज भी काफ़ी सक्रिय हो गए, सारी पार्टी सक्रिय हो गई थी ग्राउंड पे वोटर्स बनाने में। अब जो छोटी वो बहुत जोड़ी है हर एक पार्टी के लिए। अब देखिए, कुछ दिनों पहले आपने हरियाणा में पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग एक आया था, तो उसमें हरियाणा के जो सरपंच थे, 2022 में जो उनका इलेक्शन हुआ था उसमें वो हार गए थे। उन्होंने चैलेंज किया कि नहीं, वोट की गिनती ठीक से नहीं हुई। फाइनली 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर उसको रिकाउंट कर दिया, ईवीएम पे हुआ था, रिकाउंट में फिर वो जीत गया। क्योंकि हुआ क्या था कि जो देखिए, अब ईवीएम में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, अब खैर अपोजिशन पार्टी भी नहीं बोलती, लेकिन ईवीएम का इशू नहीं है। वो क्या दिखाया आपके हरियाणा वाले सरपंच वाले इलेक्शन में कि ईवीएम पे जो वोट आ गए, लेकिन फाइनली उनको जोड़ना भी तो है। उस समय क्या आपके एजेंट हैं जो कि काउंटिंग, उसको काउंट ठीक से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। अगर आपके पास एजेंट होंगे तो फिर वहाँ पे जो गड़बड़ी होगी या कुछ मिस्टेक्स हुए वो आप एड्रेस कर सकते हैं। तो लेकिन आप ईवीएम पे इतना चले कि उस धरातल तक आप काम ही नहीं कर पाए। नांदेड़ में जो हुआ था लोकसभा इलेक्शन पिछली बार, अब नांदेड़ में एक्चुअली डिक्लेयर कर दिया था कि बीजेपी जीत गई, लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके एजेंट वहाँ पे थे, उन्होंने रिकाउंटिंग डिमांड की, फिर पोस्टल बैलेट्स की भी रिकाउंटिंग हुई, ईवीएम वाले की सबकी रिकाउंटिंग हुई, फिर वो करीब 1400-1500 वोट से फिर कांग्रेस उम्मीदवार जीते। पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन पार्टीज के लिए भी अगर आपको कोई इश्यू है तो इलेक्शन कमीशन यहाँ से कोई डायरेक्ट नहीं कहते कि ये गड़बड़ हो रहा है ग्राउंड पे, आपके अपने लोग ग्राउंड पे होने चाहिए आपके, हर एक बूथ वाइज, जो कि इंश्योर करें काउंटिंग ठीक से हो रही हो, वहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिस पे कि अपोजिशन पार्टीज काम नहीं कर पा रही है।
पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाने की उनको जरूरत है। सीधे इलेक्शन कमीशन से, अरे इलेक्शन कमीशन में आप कह सकते हैं कोई बायस होगा, इलेक्शन कमीशन के कुछ स्टेटमेंट से, कुछ एक्शन से आपको लग रहा होगा, लेकिन इतने बड़े देश में इतने सालों से इलेक्शन हो रहा है, ऐसे रिगिंग पूरी की पूरी नहीं हो जाती। वोटर लिस्ट में कमियां होती है। अब कई जगह फेक वोटर्स ही बनते हैं जो नए नहीं बन रहे हैं, मतलब दशकों से वोटर्स लिस्ट में इस तरह के मतलब फेक वोटर्स होते रहे हैं, ये सच्चाई है। तो उनको उनका रिवीजन कैसे होगा? अब अच्छा, एसआईआर में आपको विश्वास नहीं है तो फेक वोटर्स कैसे निकलेंगे फिर वहां से? आपका काम है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, जिसको जरूरत है ग्राउंड पे, कि आप अपने एजेंट तैयार करें वहां तक, और वहां तक आपके पार्टी वाले लोग हों जो कि वोटर लिस्ट के प्रिपरेशन से लेके वोट की काउंटिंग तक आप लगातार वहां पर रहें। लेकिन वो एजेंट्स कौन बनाएगा? वो आपको बनाना है। विशाल कुमार यादव जानना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के 50% ड्यूटी के बाद और टैरिफ की बात कर रहे हैं, मोदी जी का गुजरात में स्वदेशी वाला भाषण आपको सुनकर आपको क्या लगा? और उसके साथ ये भी जोड़ते हैं कि 2017 के गुजरात चुनाव में जहां मोदी जी ने सूरत में कहा था, और वो कोट करते हैं, अगर आप साथ नहीं देंगे तो मेरे को कौन और साथ देगा? इस भाषण की तरह उनको ये लगा, और वो जानना चाहते हैं क्या मोदी जी को गुजरात में होने वाले नुकसान का डर है, और क्या गुजरात नोटबंदी और जीएसटी और अभी टैरिफ के बाद फिर से मोदी पर भरोसा करेंगे? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है गुजरात भरोसा करेंगे नहीं करेंगे, बट रियल जब मोदी जी की आप बात कर रहे हैं उनके भाषण की, तो सूरत स्पेसिफिक या गुजरात स्पेसिफिक नहीं होगा, बिकॉज आपके यूएस टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट होगा, केवल जेम्स ज्वेलरी का ही नहीं है कि जो सूरत में आपको हो, अपैरल, टेक्सटाइल्स, कई सेक्टर्स में है, आपके श्रिम वाले में आपको सब पे असर पड़ेगा उसका। तो वो नेशनली उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या पॉलिसी गवर्नमेंट उस पर लाती है आने दिनों में, उसको हमको देखना पड़ेगा। जहाँ तक गुजरात की बात है, देखिए अभी बीजेपी को उतना टेंशन नहीं होगा। आपने देखा कि लास्ट टाइम गुजरात का चुनाव हुआ 2017 में जब हुआ था, तो कांग्रेस काफ़ी क्लोज आ गई थी बीजेपी को, इनफैक्ट ट्रिपल डिजिट भी बीजेपी मिस कर गई थी 2017 में, क्योंकि पाटीदार एजिटेशन के बाद हुआ था, तो उस समय बीजेपी प्रेशर में थी। लेकिन 2022 तक हमने देखा पूरी तरह से डोमिनेंट हो गई। वहाँ कांग्रेस जो है वो ग्राउंड पे मतलब लूज कर चुकी है अपना। अब सोचिए कि पिछली बार कांग्रेस ने जीता था गुजरात इलेक्शन 1985 में था, 40 साल हो गए। तो इतने दिन सत्ता के बाहर रहते रहते जो है ना, पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका धीरे धीरे हिलने लगता है। तो ये जो एक प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम वायबल ऑल्टरनेटिव हैं, तो बीजेपी इतनी ज़्यादा डोमिनेंट वहाँ पे हो गई है, कांग्रेस प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है। और कांग्रेस हमेशा वहाँ पे पहुँचती है चुनाव के समय में। अब बीच में आपने देखा है कि उन्होंने जाके एक बार राहुल गांधी गए तो वहाँ उनको कह दिया, उन्होंने जाके ठीक है हमारे बीच में जो बीजेपी के लोग काम करते हैं उनके निकाल लेंगे, ये करेंगे, ठीक है बढ़िया, अब हेडलाइंस आपके मिल गए। लेकिन उसके बाद से अब ग्राउंड में क्या काम देख रहे हैं? जब अगला चुनाव होगा उसके 6 महीना पहले फिर ये पहुंचेंगे। तो ऐसे नहीं होता। बीजेपी जब लगातार एक्टिव है, इतने सालों से पूरी इंट्रेंस्ड है, तो आपको एक पूरा प्लानिंग के तहत पूरा जोर लगा के वहाँ पे लगातार काम करना पड़ेगा। वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। तो वो अभी भी कांग्रेस का वीकनेस है। वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि अच्छा ठीक है, अब 30 साल हो गए भाई, 30 साल की एंटी इनकम्बेंसी, अब तो निकाल देगी जनता, नहीं हुआ। 35 साल का हो गया, अब तो निकाल देगी जनता, नहीं हुआ। फिर आप वेट करोगे अच्छा 40 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, 40 साल के नहीं, मतलब 85 to 90 कांग्रेस थी, मतलब वैसे कह लीजिए लास्ट जीता था उन्होंने 85 में। तो आप केवल ये होप कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी हारेगी गुजरात में। वो ऐसे नहीं होगा, बिकॉज बीजेपी ने जिस तरह से वहाँ सोशल इंजीनियरिंग किया है, देखिए पाटीदार का उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था 2017 में एजिटेशन के, बल्कि फिर सारे आ गए, मतलब सारा मामला संभल गया उनका। तो उनका ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस, उनका सोशल इंजीनियरिंग वहाँ का इतना स्ट्रांग है। अभी कांग्रेस अभी तक उसका काट लेके नहीं आ पाई है गुजरात में। तो ये कहना कि बीजेपी घबरा रही है, तो सामने में ऐसा कोई रीजन नहीं दिखता कि कांग्रेस ऐसा क्या कर रही है कि बीजेपी घबराए गुजरात में एटलीस्ट। जी, संकल्प जानना चाहते हैं, वो कहते हैं यात्राएं कोई नया चलन नहीं है, लेकिन अब ज्यादा जोर शोर से होने लगी हैं और ये राजनीतिक ट्रैक्शन भी ला रही है, भले ही ये चुनावी जीत में तब्दील ना हो। वो कहते हैं जैसे रेवड़ी बांटने का एक की राजनीति सबने सीख ली है, वैसे अब हर पार्टी यात्रा की राजनीति कर रही है। और वो जानना चाहते हैं आपसे, क्या आप यात्राओं के आर्थिक और लॉजिस्टिक पहलुओं पर कुछ बताएंगे, और आपके अनुसार इससे ज्यादा फायदा किसे होता है, सत्ता में बैठे दल को
या विपक्ष को, और ये शोर मचाने के क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, यात्रा मोबिलाइजेशन का फॉर्म है, वो डिपेंड करता है कि अब किस इश्यू को लेके यात्रा हो रही है। शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हो, जो सीएम थे तभी पदयात्रा कर रहे थे, लेकिन वो था कि लगातार ही पदयात्रा नहीं भी तो अपनी जनता में लगातार शिवराज सिंह चौहान जब तक रहे घूमते ही रहते थे। तो उनका ऐसा नहीं कि एक लास्ट में इलेक्शन के पहले वाला पदयात्रा किया और या फिर बस में उसके पहले वाले इलेक्शन में बस से पूरा घूम रहे थे तो उससे कोई अचानक फायदा मिला, क्योंकि वो हमेशा टच में थे ग्राउंड के, मतलब लोगों के साथ टच में रहे थे। तो उनका वो थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल है। वैसे यात्रा का देखें तो दो तीन फायदे होते हैं जो भी पार्टी करे उसको। एक तो देखिए, अगर आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पार्टी हैं तो एक तो आपके कार्डर मोबिलाइज हो जाता है कि पूरा, चूंकि एक बार आप निकल के आए, सारे नेता है, एक इंटेंसिव चला पदयात्रा, तो आपके पार्टी के वर्कर्स जो मोबिलाइज हो जाते हैं वो इलेक्शन के समय वो काम आता है। जो नहीं है इंट्रेंस्ड उनको आता है, जैसे कि अभी देखिए आपके प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अब उनके साथ जाएंगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उसमें गांव गांव में घूमेंगे, कैंप लगता है, 200 लोग साथ में चलते हैं कम से कम, मतलब जो उनके अपने लोग हैं जो कि लगातार उनके साथ रहता है, वो जाके हर एक गांव में कनेक्ट करते हैं, सरपंच से, वहाँ पंच से, वहाँ के जो भी इन्फ्लुएंसर होंगे, वो टीचर्स से। मैंने देखा है जब वहाँ देखने गया था तो उनसे टीचर्स मिलने आ रहे हैं, कॉलेज प्रोफेसर्स मिलने आ रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट बिल्ड होते होते उनका एक सपोर्ट बेस ग्राउंड से तैयार होता चला जाता है। वो केवल वोटर से ही नहीं मिल रहे, वोटर में तो चूंकि आपको नहीं जानते हैं लोग, तो आपको लगातार आपको चेहरा दिखा के ग्राउंड पर रह के एक आपको अपने आप को एक फेमिलियर फेस बनाना पड़ता है। लेकिन साथ साथ जैसे प्रशांत किशोर पार्टी भी बिल्ड कर रहा है, जहां से भी गुजरे एक पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता चला गया। अब बहुत लोगों ने किया, जैसे आपको याद होगा 2019 के पहले जब जगनमोहन रेड्डी अपना यात्रा करके निकले थे, उससे भी आईपैक उनको हेल्प कर रही थी। अब वहाँ पे क्या था कि जैसे रात में आप गांव में रुके, आप कुछ किलोमीटर तक चले, गांव में रात में रुके, तो गांव के जो भी लोग होंगे जो इन्फ्लुएंसर्स कर सकते हैं वहाँ के, उनके साथ रात में बैठ के उनकी बातचीत होगी, आपका डायरेक्ट कनेक्ट होता है। फिर अगले दिन आप फिर उस तरह के लोग आते हैं जो आपको, जैसे आपसे मीटिंग्स होती है, आपसे डिस्कशंस होता है, तो आप स्प्रेड करना, आपकी पार्टी ऐसे स्प्रेड करती है कि उसी में से बहुत सारे लोग आपके सपोर्टर बनते चले जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, प्लस गांव वाले तो आपको देख ही रहे हैं। तो पदयात्रा के ये सारे फायदा होता है, मतलब जो एक पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के हिसाब से अगर देखें तो। दूसरा, अब जैसे अभी राहुल गांधी ये कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, अब क्या होता है कि यात्रा में उस तरह का एक इश्यू होना चाहिए, कुछ पेंटअप जो कुछ लोगों में हो, जिसको कि आप लाके निकाल सकें। अब देखिए, दांडी मार्च कर रही जिस महात्मा गांधी का था, क्या था कि नमक कानून को तोड़ने का था। अब उस समय लोगों में पेंटअप फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि अब हमारे इंडियंस अपने ही मतलब नमक नहीं बना सकते थे, वो बेच नहीं सकते थे। ब्रिटिशर्स का पूरा उस पर जो है सो कंट्रोल था, पूरा मोनोपोली था, और उस पर इतने टैक्स लगा के रखे हुए थे कि हर एक लोगों को नमक इतना महंगा पड़ता जा रहा था। तो इसीलिए जब गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का के लिए एक बहुत बड़े इश्यू की जरूरत पड़ी, तो ये सॉल्ट वाला बन गया, क्योंकि लोगों में ऑलरेडी था उसका ये पेंटअप सारा। इसी तरह से जिस स्टेट में भी जाके देखें, अब जैसे वाईएसआर रेड्डी ने किया था, अब उस समय जो पेंटअप फ्रस्ट्रेशन था, अब टीडीपी गवर्नमेंट के खिलाफ जो थी, जो रिड्रेसल नहीं हुए थे ग्राउंड पे लोगों के, कि उनका था कि अच्छा ठीक है, जो भी है हैदराबाद में हो रहा है, हमारा ग्राउंड पे तो गाँव में कुछ हुआ नहीं है, जो भी था उससे यात्रा कर करके, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है जो नहीं हो रहा है, उसको आप बाहर निकाल के लाता है। तेलंगाना में भी जैसे उन्होंने गए, हाँ, तो यात्राएं उसमें काम करती है। अब जैसे अभी राहुल गांधी अब एसआईआर को लेकर कर रहे हैं, अब हमें पता नहीं कि कितना फ्रस्ट्रेशन है उसमें। अगर लोगों को फिर लगता है, जैसे अगर बहुत मास लेवल पे अगर कट गए वोटर्स लिस्ट से, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, जो जितने ईसी से डेटा आ रहा है अभी नहीं हुआ है, अगर कुछ गलत हुआ होगा, अगर लोगों को लग रहा हो कि ये गलत हो रहा है, तब फिर इस तरह की यात्रा से मतलब एक पब्लिक सेंटिमेंट मूव होता है। लेकिन उसके लिए एक जेन्युइन कॉज चाहिए ग्राउंड पे। आप दांडी यात्रा से लेके एसआईआर तक देख लीजिए, जितनी यात्राएं हुए हैं सब में एक कॉज होता है, तो काम करता है, जिससे कॉज से लोग कनेक्ट करते हैं। अगर कॉज जेन्युइन नहीं होता है, अगर लोगों को बिहार में नहीं लगता है कि एसआईआर कुछ गलत हुआ है, तो फिर ये यात्रा इफेक्टिव नहीं होती है सेंटिमेंट्स चेंज करने में इफेक्टिव। अच्छा, फिर अभी बिहार का ये हो सकता है कि मोबिलाइज करें, हो सकता है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन है नीतीश कुमार का,
काफ़ी लंबा एंटी इनकम्बेंसी इनके पास आता है। तो उसमें आपके cadre भी मोबिलाइज हो गए, लोगों में जो ऑलरेडी सेंटिमेंट्स है, वो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन है मिस गवर्नेंस से, वो हो सकता है फिर से साथ में आ जाए। एसआईआर पे कितना इम्पैक्ट होगा मैं अभी नहीं कह पाऊंगा, बिकॉज ग्राउंड में एक फाइनल फिगर्स आता है तब आपको एक आइडिया मिलेगा कि ग्राउंड पे लोगों पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। अगर सारा कुछ फेयर है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है और लोग जो वोटर्स लिस्ट में हैं वो रहे ही हैं, तो फिर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नितिन पटेल जानना चाहते हैं, स्टालिन और उनकी पार्टी के सदस्यों ने पास्ट में बिहारी लोगों के लिए बहुत अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी उनके साथ बिहार में रैली कर रहे हैं। वो कहते हैं ये कांग्रेस की कौन सी जीनियस रणनीति है? देखिए, इस पर मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। पॉइंट इज, अब इंडिया ब्लॉक के सारे लोग जाके एक पूरा ग्रुप में काम कर रहे हैं। अब स्टालिन ने बिहारियों पर नहीं बोला था, मेरे ख्याल से मरान की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने जो कह दिया था कि बिहार के लोग जाके वहाँ पे वो हिंदी इंग्लिश वाले डिबेट में हो रहा था कि अगर बिहार के लोग देखो केवल हिंदी पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ के कंस्ट्रक्शन में रहते हैं या टॉयलेट बनाते हैं, आप हमारे लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो देखो आईटी सेक्टर में जाते हैं, अच्छे सैलरी लग जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला था। इसमें काफ़ी दिन हो गए उनको बोले हुए, बट आई थिंक मेरे ख्याल से 2023 साल में बोला, 1-2 साल हो गए उसका क्या बिहार पर रेजोनेंस है मुझे पता नहीं। बट पॉइंट इज, बिहार में हर एक इलेक्शन में देखें कि एक बिहारी अस्मिता वाला एक हमेशा कोशिश होती है, और बीजेपी हमेशा उठाती है। अब बीजेपी भी होती है। नो, जैसे आप 2015 में देखें तो लालू यादव और नीतीश कुमार ने उठाया, तो उस समय याद है आपको कि मोदी जी ने जाके कह दिया था वहां पे गुजरात कि ये अपने ऐसे नीतीश कुमार ऐसे हैं, जो कि नीतीश कुमार दूसरे पाले में लड़ रहे थे, कि ऐसे हैं उनका पॉलिटिकल डीएनए ही क्वेश्चनेबल है कि अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ते वो, मतलब कभी इधर कभी उधर, इधर से उधर जाते रहते, उनके पॉलिटिकल डीएनए में खोट है। उसको लालू यादव, नीतीश कुमार सब ने एक इशू बना लिया कि बिहार की अस्मिता का, बिहार के प्राइड का इशू बना लिया था। कितना इम्पैक्ट हुआ इसका तो कोई हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है एविडेंस जज करने का, लेकिन अस्मिता उस समय बना था। अभी भी कोशिश हो रही है हर एक चीज को लेके। अब ग्राउंड पे क्या है, अब स्टालिन के जाने का असर कुछ बैठ के अभी कहना मुश्किल है। अभी कुछ दिनों में हम लोग जब ट्रैवल करना शुरू करेंगे बिहार में, तब शायद लोगों के रिएक्शन से पता चलेगा कि इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। एक और हमारे व्यूअर हैं जो अपने हैनिबल नाम से अपने आप से क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। बीजेपी ने 130वां संविधान संशोधन पेश किया है, जबकि उनके पास संसद में ज़रूरी संख्या नहीं है। क्या यह सिर्फ सिंबॉलिक कदम है या फिर इंडिया जो अलायंस है, एनडीए गठबंधनों को किसी संभावित उलटफेर का संकेत है? क्योंकि इसे पास कराने के लिए बीजेपी को कुछ विपक्षी दलों या सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। तो आपके अनुसार क्या कांग्रेस के कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन का कोई साथी ही पूरा पाला बदल लेगा? देखिए, अभी तो इस पर मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बीजेपी का आपने रिकॉर्ड देखा है, अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते। अमित शाह जब उनका जब शुरू होता है फ्लोर मैनेजमेंट, क्या किसने सोचा था कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी पास हो जाएगा या ट्रिपल तलाक पास हो जाएगा? अपोजिशन भी उसमें स्प्रिंटर कर देते, वॉकआउट कर जाती है या फिर वोट नहीं देंगे, कुछ भी हो जाता है। इस इशू पे हालांकि मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो होगा, कुछ अपोजिशन में कुछ इस पर डिफरेंसेज होगी, क्योंकि इंटायर अपोजिशन जो है इसके खिलाफ पूरा है। तो आपको पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, आपको 2/3 चाहिए जो प्रेजेंट एंड वोटिंग हो। देन वो तो अभी जो आंकड़े हैं आपके एनडीए और नॉन एनडीए के, उसमें लग तो नहीं रहा है ये पास होगा बिल। आगे क्या होगा, अमित शाह क्या करते हैं, कौन सी पार्टी किधर जाती है, मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अभी के जो आंकड़े हैं और जो अलाइनमेंट है दोनों खेमों का, ये बिल पास होने वाले नहीं। लेकिन उसका देखिए इमीडिएट बेनिफिट एक तो मिल ही गया कि अब पूरे बिहार चुनाव में इस पर देखिएगा एक कैंपेन चलेगा बीजेपी का कि देखो भाई हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे, अपोजिशन देखो कर रही है। आपने सुना उस दिन अमित शाह बोल रहे थे एक इंटरव्यू में कि राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस को लेकर फाड़ दिया, क्योंकि ऑर्डिनेंस में था कि उससे जो है कन्विक्शन अगर आपको होता है 2 साल से ज़्यादा का, तब डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो ऑर्डिनेंस जो मनमोहन सिंह का है कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लालू को बचाने के लिए लाई थी, राहुल गांधी ने तब उसको फाड़ दिया था। फाड़ा नहीं था लिटरली, लेकिन ट्रैश किया था कि बेसिकली नॉनसेंस है, अगेंस्ट थे उसके। हाँ। और ये देखो यही अब जो है उनके साथ जाके बैठे हुए हैं, तो ऑलरेडी उसको कनेक्ट कर रहे हैं इससे बिल को। अब इस पर काफ़ी बिहार में होगा, तो बिहार में। लेकिन बीजेपी का दूसरा है ना कि अभी देखिए प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के नेताओं को ही करप्शन के लिए टारगेट कर रहा है।
हमने देखा कुछ मिनिस्टर्स को उन्होंने टारगेट किया, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को टारगेट कर रहे हैं। तो कैसे ये जब शुरू होता है कैंपेन, कौन सी पार्टी कितना कन्विंस करता है, ये ग्राउंड पे देखते हैं। किस दिशा में जाएगा। बट जी ये है कि ये बिल लाके इन्होंने कम से कम बीजेपी ने अपने लिए एक टॉकिंग पॉइंट तो क्रिएट कर ही लिया एटलीस्ट अगले इलेक्शन के लिए। जी। आई एम स्पाइसी जलेबी करके हमारी व्यूअर है, वो जानना चाहते हैं, इस हफ्ते बिहार में एक और मास्टर स्ट्रोक देखा। वो भी वही बोल रहे हैं कि स्टालिन की कैमियो एंट्री। बिहारी लोगों का सालों तक मजाक उड़ाने वाली पार्टी के नेता को बिहार जैसे राज्य में चुनाव प्रचार करने बुलाना, जहाँ की पूरी जनता ही बिहारी है, क्या है उसको वो कहते हैं क्या शानदार आइडिया है। ये तो ऐसे है जैसे इजराइल की विपक्षी पार्टी प्रचार के लिए हिटलर को बुला ले। आपको क्या लगता है इस फैसले के बारे में, कांग्रेस क्या सोच रही थी और आप खुद क्या सोचते हैं? मैं यहाँ दिल्ली में न्यूज़ रूम में बैठे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि एक बार बिहार में ट्रैवल करना शुरू कर दूं, लोगों से बातचीत होना शुरू हो जाए, तब पता चलेगा कि ये इसके मतलब पीछे की backfire क्या कर रहा होती है है? कि लोगों ने इसको कैसे देखा है। अब यहाँ से बैठ के इस पर टिप्पणी करना मुश्किल होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो एक और सवाल पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि आरजेडी वाले कांग्रेस के पिछलग्गू वर्ड यूज कर रहे हैं, क्यों बन गए हैं? कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है कि वो अपनी समझ से जीते हुए चुनाव भी हरवा देती है। देखिए, आपसे इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि पिछले बिहार इलेक्शन में कांग्रेस 70 सीट ले गई थी और जीती करीब 19 से। तो स्ट्राइक रेट काफ़ी कम था, तो कांग्रेस पे एलिगेशन लग रहा था कि इतने सीट लेके आपने एक्चुअली अपोजिशन को नीचे कर दिया। तो कॉन्टेक्स्ट वो है। लेकिन अभी के माहौल में कहें पिछलग्गू होना, मैं पिछलग्गू नहीं कहूँगा। देखिए इंडिया अलायंस पूरा का पूरा जो है सो एक इतने सालों का जो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसको उभारने की कोशिश कर रहा है। और चुनाव के अनाउंसमेंट के भी पहले जो माहौल एक बनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की यात्रा की कहानी अगर माहौल बन रहा हो तो फ़ायदा तेजस्वी यादव को ये होगा। सीएम फेस तो वो हैं, और ऐसा नहीं है कि जिस जहाँ से जा रहे हैं वहाँ केवल कांग्रेस को ही लड़ना है। तो अगर एक गवर्नमेंट के खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है तो तेजस्वी यादव को इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? डिपेंड लेकिन ये करेगा कि अब कितना सीट कांग्रेस को देते हैं। अब कांग्रेस ये माहौल करके कहेगी हमने माहौल क्रिएट किया है, फिर से 70 दो, 80 दो, अगर उतना दिए फिर क्या स्ट्राइक रेट होगा तब हम बात कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर माहौल बन रहा है चुनाव कितना पहले, कितनी बार आप देखते हैं बिहार में इतना पहले से आप अपोजिशन को आप देखते नहीं इस तरह का माहौल बनाते हो जिस इतना सक्रिय होकर कर रहा है वो। तो इसमें तेजस्वी यादव को ही फायदा है। इसको पिछलग्गू नहीं कहूँगा, उनको ही फायदा ही है उसका। एट द एंड ऑफ द डे जीतने के बाद फायदा किसको होगा? तो तेजस्वी यादव को होगा। हमारे सारे व्यूअर्स के अगर जीते तो सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाजिर होंगे अगले सप्ताह एक नए प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद।